नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 9वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। एक दूसरी घटना यह हुई कि रेल बाजार में सब जगह यह अफवाह फैल गई कि बेचू चक्रवर्ती का पुराना होटल टूट जाएगा। उस दिन तीसरे पहर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हजारी चूर्णी के किनारे टहल कर वापस आ रहा था कि रास्ते में पद्दू मेहरी से मुलाकात हो गई। हजारी ने पद्दू को पुकार कर कहा, ओ पद्दू दीदी, कहाँ जा रही हो? पद्दू मेहरी रुक गई। उसके हाथ में पत्थर की एक छोटी सी प्याली थी। शायद आसपास ही कहीं पद्दू मेहरी का घर है। प्याली में क्या है दी पद्दू दीदी? जामन है, दही जमाने के लिए ग्वाले के यहाँ से ले जा रही हूँ। राजी खुशी हो ना? हाँ हूँ किसी तरह। तुम तो मजे में हो ना ठाकुर? तुम शायद कहीं पास ही रहती हो। इस सवाल के जवाब में पद्दू मेहरी ने जो कहा हजारी उसके लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था। वह बोली, आओ ना ठाकुर, ना हो तो एक बार मेरे घर पर ही आ जाओ। अच्छा तो चलो पद्दू दीदी। छोटा सा घर, एक और छोटा कुआं, दूसरी और टीन का रसोई घर और गौशाला। पद्दू मेहरी ने चबूतरे पर से एक चटाई लाकर हजारी के लिए बिछा दी। हजारी को थोड़ी घबराहट और संकोच हो रहा था। उसकी मालकिन है, लगातार 7 बरसों तक उसने उसके होटल में काम भी किया है। हमें क्या इतनी आसानी से बुलाया भी जा सकता है? यहाँ तक कि पद्दू मेहरी से वह हमेशा डरता आया है। आज भी ना जाने कहाँ से वही भाव आज टूटा। पद्दू मेहरी ने कहा, पान बनाऊं, खाओगे? तो ना हो तो एक। हजारी संकुचित होकर बोला। पद्दू मेहरी ने पान बनाकर चाय की एक रकाबी में लाकर हजारी के सामने रख दिया। फिर कहा, सुना है रेल का होटल तो तुमको मिल गया है, वहां बैठाओगे किसको? सोच रहा हूँ वहां बंशी के भांजे नरेन को बैठाऊं। नरेन की याद है ना, उसी को। तनख्वाह क्या दोगे? वह सारी बातें अभी तय नहीं हुई। वह तो मेरे होटल में हिसाब किताब रखता है, देखभाल करता है, बड़ा अच्छा लड़का है। ठीक है। चक्रवर्ती बाबू की तबीयत ठीक है ना? कितने ही दिनों में उधर जा नहीं पाया। होटल कैसा चल रहा है? बुरा नहीं चल रहा, लेकिन मैं क्या कह रही थी, जानते हो ठाकुर, रेल के होटल में मालिक बाबू को थोड़ा हिस्सा दे दो ना तुम्हें भी तो काम में सुविधा हो जाएगी। हजारी इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं था। उसने जरा अचरज से कहा, मालिक किस तरह से रहेंगे? उनका अपना होटल? उसकी फिक्र मत करो, वह मैं देख लूंगी। क्या कहते हो फिर? अभी तो मैं जबान नहीं दे सकता पद्दू दीदी, लेकिन एक बात मेरे मन में उठ रही है, वह कह ही देता हूँ। रेल कंपनी जब टेंडर लेती है तो जिसका नाम उसमें लिखा रहता है उसके सिवा और किसी को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। होटल तो मेरा नहीं है, रेल कंपनी का है। ठाकुर, एक बात कहूँ, तुम अब बड़े होटल वाले हो, सुनती हूँ कि बहुत रुपए कमाते हो, लेकिन मैं तुम्हें वही हजारी ठाकुर समझती हूँ। तुम फिर हम लोगों के होटल में आ जाओ। हजारी ने अचरज से कहा, चक्रवर्ती बाबू के होटल में खाना पकाने? फिर मन ही मन सोचा, पद्दू दीदी का क्या दिमाग खराब हो गया है? कहती क्या है? लेकिन पद्दू ने काफी जोर देकर कहा, सच कहती हूँ ठाकुर, तुम फिर हमारे होटल में चले आओ। क्यों पद्दू दीदी, तुमने यह बात क्यों उठाई? तो कहती हूँ सुनो, तुम्हारे आने से हम लोगों का होटल फिर जम जाएगा। इस तरह की बात उसने पद्दू मेहरी के मुंह से कभी नहीं सुनी थी। वही पद्दू मेहरी आज उससे उससे कैसी बातें कह रही है। हजारी पसीज गया। वह भूल गया कि वह एक बड़े होटल का मालिक है। पद्दू दीदी उसके मालिक की बराबरी की है। उसके मुंह की से यह बात उसके जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी की आशा से मानो उसने इतने दिन राना घाट के बाजार में इतने कष्ट सहे हैं। दूसरे लोग चाहे जितना अच्छा कहें, पद्दू दीदी का अच्छा कहना उन लोगों से बहुत ऊंचा है, बहुत ज्यादा कीमती भी है। लेकिन पद्दू ने जो कहा है वह नहीं हो सकता। यह बात वह पद्दू को किस तरह समझाए? जब उसने गोपाल नगर की नौकरी छोड़कर फिर चक्रवर्ती बाबू के होटल में नौकरी की थी, तब भी अगर उन लोगों ने उसे ना भगा दिया होता, तब तो अपना होटल खोलने की कल्पना भी उसके मन में ना आती। उनके होटल में फिर नौकरी पाकर उसने अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझा था। उन लोगों ने क्यों उसे भगाया? अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब वह अपना अपना मालिक नहीं है। होटल में कुसुम और अतसी के रुपए लगे हैं। उसकी उन्नति अवनति के साथ कई लोगों की उन्नति और अवनति जुड़ी हुई है। अपने ख्याल या अपनी खुशी से चाहे जो गुजरने से अब काम नहीं चलेगा।
टेम्पी का भविष्य भी देखना होगा और टेम्पी और नरेन बहुत दूर चलाया है, अब लौटा नहीं जा सकता। हजारी ने दुख और सहानुभूति के साथ पद्दो मैरी की ओर देखकर कहा, मेरा तो जी चाहता है पद्दो दीदी, लेकिन तुम ही बताओ अब कैसे जाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पद्दो मैरी यह बात समझती नहीं, लेकिन निहायत बुरी हालत में पड़कर वह ऐसी बात कह गई है। हजारी की बात कोई जवाब न देकर वह कोठरी में चली गई और कुछ देर बाद कपड़े में बंधी हुई एक पोटली लेकर बाहर आई। पोटली को हजारी के सामने रखकर उसने कहा, पढ़ना तो जानते हो ना, इसे पढ़कर देखो। यह नहीं कि हजारी पढ़ना नहीं जानता, लेकिन इस काम में वह बहुत होशियार नहीं है। फिर भी पद्दो दीदी से वह कैसे कहे कि वह अच्छी तरह पढ़ना नहीं जानता। पोटली खोलकर उसने देखा, उसमें थोड़े से कागजों के सिवा और कुछ भी नहीं है। पद्दो मैरी ने उसे संकट से उबार लिया। उसने खुद ही कहा, यह हैंड नोट है, कुल मिलाकर 700 के हैंड नोट। मालिक को जब भी जरूरत पड़ी मैंने उन्हें रुपए दिए थे। मैंने अपने हाथों की चूड़ी बेच दी, कानों की बाली बेच दी। जब सदवा थी तो सब कुछ था, बदन पर सोने के 2-4 गहने भी थे। हजारी ने अचरज से पूछा, तुमने रुपए दिए थे पद्दो दीदी? दिए नहीं तो इतने दिनों से होटल किसके रुपयों से चल रहा था? जो कुछ था मैंने सब उसके पीछे खत्म कर दिया। कुछ रुपए मिले नहीं, बस मुझे, मेरी बहन की बेटी और देवर के बेटे को खाना भर मिला है। पैसे बिल्कुल ही नहीं मिले ऐसा भी नहीं है, लेकिन वह होगा भी कितना। बहन की बेटी की शादी में मालिक ने 100 रुपये दिए थे। वह आज से 7 बरस से पहले की बात है। 700 रुपयों का ब्याज कितना हो जाता है? रुपए बहुत दिन पहले दिए थे, आज 9 बरस से ज्यादा हो गए। उन 100 रुपये के अलावा 1 पैसा भी नहीं मिला। मालिक सिर्फ यही कहते आ रहे हैं कि होटल की हालत जरा संभल जाए, सब हो जाएगा, दे दूंगा। उनसे तुम्हारी जान पहचान पहले से थी या राना घाट से हुई? वह बहुतेरी बातें हैं ठाकुर। वे हमारे फूले नवला के चक्रवर्तियों के घर के लड़के हैं। उनके बाप का नाम था ताराचंद्र चक्रवर्ती। बहुत अच्छे, बहुत बड़े आदमी थे। उनकी हालत भी अच्छी थी। हमारे मालिक ताराचंद्र चक्रवर्ती के बड़े लड़के हैं। उन्हें लिखना पढ़ना ज्यादा नहीं सीखा। कहा कि राना घाट में जाकर होटल खोलूंगा, पद्दो कुछ रुपए दे सकती हो? रुपए मैंने दिए, इसको आज हो गए। हजारी ठाकुर के मन में कौतूहल तो हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अब पद्दो दीदी से कुछ ना पूछना ही अच्छा है। गांव में इतने लोगों के रहते ताराचंद्र चक्रवर्ती घाट में बेचू के होटल्स में उसकी मेहरी का काम करना नितांत देवाधीन योगायोग था, यह पहले से ही तय किए हुए किसी इंतजाम का नतीजा। हजारी अगर ये सब बातें पूछता तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता था, लेकिन हजारी की उम्र हो गई, जीवन में उसे कम जानकारी नहीं मिली। उसने इस बारे में कोई सवाल ना करके कहा, पद्दो दीदी हैंड नोटों को संभाल कर रख दो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें रुपए भी मिल जाएंगे, इनको रख दो। पद्दो एक अजीब ढंग से हंसकर बोली, इन सबको रखकर अब क्या करूंगी ठाकुर? यह सब जाने कब का तमादी हो चुका है, पढ़कर देखो ना ठाकुर। हजारी ने अप्रतिम होकर सिर्फ इतना ही कहा, ओह, जो था वह अब कुछ भी नहीं ठाकुर। होटल के चलते सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या रह गया है? हाथ में कहने भर को राख भी नहीं है। आखिरी बातें पद्दो मैरी ने जैसे अपने आप से कही थी, किसी खास आदमी से नहीं। हजारी को बड़ा दुख हुआ। पद्दो मैरी की ऐसी हालत उसने कभी नहीं देखी थी। भीतरी बातें वह नहीं जानता। खामखा उसने पद्दो दीदी पर कितना गुस्सा किया था। थोड़ी देर और रुककर हजारी लौट आया। फिलहाल जब वह कुछ नहीं कर सकेगा तो दूसरे के दुख की कहानी सुनने से क्या फायदा। घर लौटकर उसने एक दृश्य देखा जिससे उसे एक अजीब तरह के आनंद और तृप्ति का अनुभव हुआ। बाहर की ओर छोटे कमरे में से टेम्पी की आवाज सुनाई पड़ी। वह कह रही थी, नरेंद्र, चाय पिए बिना आप नहीं जा सकते हैं, बैठिए। नरेन कह रहा था, नहीं नहीं, एक बार इस होटल में जाना होगा, तुम समझती नहीं हो आशा, स्टेशन का होटल तो इस समय बंद है, लेकिन मामा जी के आने से पहले मुझे इस होटल की देखभाल करनी होगी। हजारी खुद भी यह बात भूल चुका था कि टेम्पी का भला नाम आशा लता है। इस बीच नरेन ने कहां से उसका पता लगा लिया। टेम्पी जिद करती हुई फिर बोली, नहीं नहीं, सब काम धाम रहने दीजिए। आपने कहा था कि आप मुझे और माँ को टॉकी दिखाने ले जाएंगे, आज आपको ले जाना ही होगा नरेंद्र। आज क्या है, ले आऊं? उस कमरे में टॉकी का कागज है, ढोल बजाकर उस शाम कागज बांट रहा था। खोखा एक कागज ले आए, जाओ झटपट ले तो आओ। हजारी नहीं चाहता था
कि उन लोग की बातचीत में बाधा डाले। यहाँ तक कि वह दबे पांव चबूतरा पार करके ज्यों ही उत्तर वाले कमरे में घुसा, त्यों ही टॉकी के कागज की तलाश में आई हुई टेम्पी बाबा के सामने पड़ गई। टेम्पी को कहीं बाद में किसी तरह की लज्जा ना हो, इसलिए हजारी ने दूसरी ओर देखकर कहा, अरे टेम्पी, तेरी माँ कहाँ है? टेम्पी अचानक थोड़ी संकुचित हो गई, बोली, कौन बाबा, कब आए? तुम्हारे आने का तो पता ही नहीं चला। हजारी को लगा जैसे टेम्पी उसे देखकर खुश नहीं हुई, जैसे वह सोच रही हो कि बाबा जरा देर बाद ही आते तो क्या नुकसान हो जाता। हजारी के दिल के अंदर कहीं एक तरह का दर्द सा उठा। आह, बेचारी बेटी, सारी बातें क्या वह सजाकर कह सकती है कि खुद समझ सकती है? टेम्पी को खुद अपने मन की क्या खबर है? हजारी ने कहा, मैं तुरंत होटल जा रहा हूँ टेम्पी, 5 बज गए हैं, बस रुकने से काम नहीं चलेगा। एक गिलास पानी मुझे दे दो। दूसरे कमरे से नरेन ने पुकार कर कहा, मामा जी कब आए? हजारी जैसे पहले से नरेन की बात नहीं सुन सका था, या नरेन यहाँ मौजूद है इसके बारे में वह कुछ नहीं जानता। ऐसा भाव दिखाकर वह बोला, कौन? नरेन, कब आए बेटा? मैं बहुत देर से आया हूँ मामा जी, चलिए मैं भी होटल ही जा रहा हूँ। कहता कहता नरेन सामने आ खड़ा हुआ। हजारी ने कहा, तुम नाश्ता वाश्ता कर लो ना, इस वक्त होटल के में धुएं में जाकर क्या करोगे, बैठो जरा देर। टेम्पी अपने नरेन दा के लिए चाय? नहीं नहीं, रहने दीजिए मामा जी, होटल में भी तो अभी चाय बनती है। बनने दो, लेकिन जब घर आ ही गए हो तो चाय यहीं पीते जाओ, कहकर हजारी घर के बीच वाले कमरे की ओर सरक गया। हजारी ने देखा टेम्पी की माँ उस समय भी रसोई घर के चबूतरे पर एक चटाई बिछाकर गहरी नींद में सोई हुई थी। बेचारी एंडोशाला में काम करते करते ही मरती रही। अब जाकर नौकर लगभग सारा काम कर ही देता है, तब वह भी थोड़ा जीवन का उपभोग कर लेना चाहती है। हजारी ने स्त्री को भी नहीं जगाया। सबने मिलकर हमेशा बहुत तकलीफें सही हैं, अब जब सुख का मुंह देखने को मिला है तो उसमें विघ्न क्यों डालेगा? टेम्पी की माँ सोती रहे। हजारी घर से निकलने ही जा रहा था तो नरेन ने जरा शर्माते और माथा खुजलाते हुए कहा, मामा जी, आशा कह रही थी कि मामी जी को और उसको एक बार टॉकी दिखा लाऊं, आप क्या कहते हैं? हजारी को इस बारे में कोई संदेह ना रहा कि यह बात कहने के लिए टेम्पी ने ही नरेन को कहा है। उसके मन में कौतुक और आनंद दोनों ही दिखाई पड़े। बच्चे हैं सब, वे क्या करते हैं क्या नहीं करते बड़े लोग सब जानते हैं, और वे बेचारे समझते हैं कि कोई उनके मन की कुछ खबर नहीं रखता। उसने घबरा कर कहा, जाओगे तो जाओ ना, आज ही जाओगे? पैसे रुपए सब तुम्हारी मामी के पास है, मांग लेना। कब तक लौटोगे? रात के 8 बज जाएंगे मामा जी। अगर आप खुद स्टेशन पर जाकर थोड़ी देर जाकर बैठे? अच्छा, मैं स्टेशन पर चला जाऊंगा, तुम उसकी फिक्र ना करो। तुम इन लोगों को ले जाओ। अरे टेम्पी, अपनी माँ को बुला तो ले। अगर तुम लोगों को जाना है तो तैयार हो जाओ। हजारी ने और देर नहीं की, घर से बाहर निकल गया। बच्चों की हंसी खुशी में वह विघन नहीं डालना चाहता। पहले बाजार वाले होटल में आकर यहाँ का सारा इंतजाम कर देने के बाद वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म के होटल में आया। यहाँ वह ज्यादा नहीं बैठा करता। नरेन ही यहाँ का मैनेजर है। साहब ही ढंग का यह सारा इंतजाम उसे जाने कैसा लगता है। शाम के 7:30 बजे हैं। चटगांव मेल आने में ज्यादा देर नहीं है। बनगांव की गाड़ी भी अभी छूटेगी। इस समय से लेकर रात के 11:30 बजे तक सिराजगंज ढाका मेल, नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस वगैरह के दूर दूर की गाड़ियों की भीड़ रहती है। बहुत से यात्री आते जाते हैं, बहुतेरे खाते भी हैं। हजारी की उम्मीद से बहुत ज्यादा लोग यहाँ खाना खाने आते हैं। हजारी को देखकर रसोई घर और नौकर चाकर थोड़ा घबरा गए। सभी जानते हैं कि हजारी ही उनका असली मालिक है, नरेन तो सिर्फ मैनेजर है। उन्होंने यह भी अच्छी तरह समझ लिया कि अभी 10 बरस वे लोग हजारी के पैरों तले बैठकर खाना पकाने का काम सीख सकते हैं। इसलिए हजारी को सिर्फ अपना मालिक समझकर वे लोग उसकी प्रति सम्मान दिखलाते हैं, ऐसी बात नहीं। वे लोग उस्ताद कारीगर जानकर उस पर श्रद्धा भी रखते हैं। एक रसोइये का नाम है सतीश दिगुड़ी। हुगली जिले के किसी गांव का रहने वाला है। राड़ी ब्राह्मण है। रसोई का काम बहुत बढ़िया जानता है। पहले बड़े बड़े होटलों में ऊंची तनख्वाह पर काम कर चुका है। यहाँ तक कि एक बार जहाज से सिंगापुर तक गया है। वहां कुछ दिनों तक एक सिख होटल में भी काम किया है। सतीश खुद अच्छा रसोइया है, इसलिए हजारी का महत्व अच्छी तरह समझता है और उसका काफी सम्मान भी करता है। हजारी ने उससे पूछा, क्यों दुगुड़ी, खाना सब तैयार हो गया? सतीश ने विनय पूर्वक कहा, जरा आइए ना मालिक, मांस को एक बार देख लीजिए। अरे मैं क्या देखूंगा, जहां आप हैं। ऐसी बात मत कहे मालिक, और कोई आपको समझे ना समझे, मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आकर एक बार देख लीजिए।
हजारी ने रसोई घर में जाकर कढ़ा में मांस देखकर कहा, मांस का रंग ऐसा क्यों है दिगुड़ी? सतीश ने खुश होकर रसोइये से कहा, मैंने कहा था ना कार्तिक, मालिक की आंखों से देखकर ही दोष जान जाते हैं। कहीं टेढ़ापन है, अगर कुछ ख्याल ना करे तो आज आपको बता देना होगा कि क्या गलती हुई। हजारी ने हंसकर कहा, इस उम्र में मेरा इम्तिहान लोगे दिगुड़ी? मिर्ची ठीक से नहीं पीसा है, मिर्च पुराना है, इसी से रंग ठीक नहीं हुआ। रंग आता है सिर्फ मिर्च से। मालिक, क्या यूं ही आपके पैरों की धूल रखने का उससे होता है? लेकिन एक और गलती है, वह भी बताइए। तीखी नजर से थोड़ी देर तक मांस के कढ़ा की ओर देखने के बाद हजारी ने कहा, हल्की आंच में भुने मांस में जो पानी डाला गया था वह अच्छी तरह खौला नहीं था, उसी से झाग उठ रहा है, उससे मांस खराब हो जाएगा। सतीश ने दूसरे रसोइये की ओर देखकर कहा, सुनो कार्तिक सुनो, पानी डालते वक्त ही मैंने तुमसे कहा था ना कि इतना झाग उठ रहा है, अब मांस नरम नहीं होगा। और देखो देखो, मालिक ने बिना देखे ही कैसे समझ लिया। आप ठीक उस्ताद है मालिक। हजारी हंसकर कुछ कह नहीं जा रहा था कि इतने में ही चट गांव मेल हड़बड़ाती हुई प्लेटफार्म पर आ पहुंची और बातों का तार टूट गया। होटल के आदमी दूसरे दूसरे कामों में लग गए। खासा अच्छा मकान है, बिजली की रोशनी है, कुर्सियों पर बैठे बाबू लोग मार्बल पत्थर के टेबल पर बैठे खाना खा रहे हैं। ग्राहकों की बेहद भीड़ है। उधर बनगांव लाइन की गाड़ी भी आकर खड़ी हो गई। शोरगुल, हल्ला, व्यस्तता, पैसे गिनने का और छोर नहीं मिलता। यही तो जीवन है। बेचू चक्रवर्ती के होटल के रसोई घर में बैठकर सरसी कलछुल घुमाते घुमाते उसने इसी तरह के एक होटल की कल्पना की थी, लेकिन कभी उसे भरोसा नहीं हुआ था। उसके भाग्य में इतना सुख भी था। इस अनसोचे क्रम व्यस्त होटल जीवन के बीच पद्महरी के जाने कितने अपमान आज सार्थक हुए। आज किसी के लिए उसके मन में कोई विद्वेष नहीं। अचानक हजारी के मन में चाकदा से पैदल गोपाल नगर जाते समय उस छोटे से गांव के ग्वालों के घर की उस बहू का ख्याल आ गया। हजारी ने उसे जबान दी थी, वह उसके ऊपर रोजगार में लगा देगा। कल वह जाएगा। गरीब लड़की के रुपए लगाने की यही अच्छी जगह है। हजारी के बुरे वक्त में उसने विश्वास करके देना चाहा था, अच्छे वक्त में उसे उस भोली भाली लड़की की ओर देखना होगा, नहीं तो धर्म नहीं रहेगा। दूसरे दिन सवेरे ही हजारी नया पाड़ा के लिए रवाना हो गया। चाकदा स्टेशन तक बेशक रेल से आया, बाकी रास्ता पैदल ही चला। उसी तरह बड़े बड़े इमली के और दूसरे पेड़ों के जंगल में दिन रहते इस रास्ते में अंधेरा बना रहता है। हजारी को याद आया कि उस बार जब वह इस रास्ते से गुजरा था तब तुरंत ही उसकी रानाघाट होटल वाली नौकरी छूटी थी। पास में पैसे नहीं थे, पैदल चलकर वह इसी रास्ते से नौकरी ढूंढने गया था। और आज बहुत फर्क हो गया है। इस समय वह रानाघाट बाजार के 2 बड़े होटलों का मालिक है। उसके नीचे 10-12 आदमी काम करते हैं। जिस लड़की के चलते आज उसकी ऐसी उन्नति हुई, उसका एक बूंद बदला चुकाना भी उसके लिए संभव नहीं। अतसी बेटी तो बड़े आदमी की बेटी है, इसके अलावा उसका ब्याह हो चुका है। हजारी उसको क्या दे सकता है, लेकिन उसके बदले जो 2-1 भोली भाली गरीब लड़कियां उसके संपर्क में आई हैं, वह उनका भला करने की कोशिश कर सकता है। नया पाड़ा की ग्वाला बहू उन्हीं में से एक है। नया पाड़ा पहुंचते ही लगभग 9 बज गए। अचानक गांव के अंदर ना जाकर हजारी रास्ते के किनारे इमली के पेड़ के नीचे खड़ी किसी बैलगाड़ी पर जा बैठा। सारे बदन से पसीना, घुटनों तक भरी धूल। सोचा थोड़ा सुस्ताकर पसीना मर जाने के सामने के गड्ढे में पांव धोकर पैरों में जूता पहनकर भले आदमी की तरह गांव में जाना ही ठीक है। अधेड़ उम्र का एक राही यशोहर की ओर से आ रहा था। हजारी को देखकर पास आकर उसने पूछा, दिया सिलाई है? बैठिए, आप लोग ब्राह्मण, प्रणाम करता हूँ, जरा पाँव की धूल दीजिए ठाकुर जी। आदमी का नाम है कृष्णलाल, जाति का शंखारी, पूर्व बंगाल का रहने वाला। बातचीत में पूर्व बंगाल की बोली खासा प्रभाव है। बनगांव में इच्छामती के किनारे उन लोगों की शंख लदी एक बड़ी नाव लंगर डाली हुई है। कृष्णलाल पैदल चलकर इस ओर के गांव और खरीदारों का अंदाज लगाने के लिए बाहर निकला है। काम का आदमी ज्यादा देर बैठता नहीं। एक बीड़ी सुलगाकर खत्म होने के पहले ही कृष्णलाल ने उठना चाहा। बातचीत में उलझकर हजारी ने उसे बैठाए रखा। जो आदमी बनगांव से 17 मील पैदल चलकर रोजगार की जांच के लिए बाहर निकला है, हजारी को उस पर असीम श्रद्धा हुई। रोजगार कैसे किया जाता है, इसे यह आदमी जानता है। हजारी ने पूछा, गांजा वांजा चलता है? मेरे पास है। कृष्णलाल हंसकर बोला, ठाकुर जी अगर दया करके प्रसाद दें तो सौभाग्य की बात है। तब बैठो, एक चिल्लम तैयार करता। यह नहीं कि हजारी बहुत गांजा पीता है, लेकिन सही साथ संग मिल जाने पर एक आध चिल्लम पी लेता है।
आजकल राना घाट में गांजा पीने की सुविधा नहीं है। होटल के सब लोग उसका आदर करते हैं। इसके अलावा नरेन है। इन्हीं सब की वजह से होटल में धंधा नहीं चलता। घर पर तो बिल्कुल नहीं, वहाँ टेम्पी है। इसके अलावा जिस जिसके साथ भी गांजा पीना ठीक नहीं, उससे मान नहीं रहता। आज मन माफिक साथी पाकर हजारी ने खुशी खुशी अच्छी तरह से चिल्लम तैयार की। भले मानसी के नाते हजारी ज्यों ही चिल्लम कृष्ण लाल के हाथ में देने लगा, उसने दांतों से जीभ काटकर हाथ जोड़कर कहा, बाप रे बाप, आप लोग देवता हैं, पहले प्रसाद कर दीजिए। बातों ही बातों में हजारी ने अपना परिचय दिया। कृष्णलाल खुश हुआ। वह ऐसे वैसे लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। अपनी ही कोशिश से राना घाट के बाजार में दो दो होटलों का मालिक हजारी है। उसके साथ तो बेशक गांजा पिया जा सकता है। हजारी ने कहा, तुम तो राना घाट जाओगे, हमारे ही होटल में ठहरना। रेल बाजार में मेरा नाम लेने से ही सब लोग बतला देंगे, लेकिन पैसा मत देना, मैं पुर्जा लिखिए देता हूँ। तुम्हारे साथ मेरी बात हो चुकी। कृष्णलाल ने फिर हाथ जोड़कर कहा, जी इसके लिए माफ करना पड़ेगा मालिक। ठहरूंगा आप ही के होटल में, लेकिन बिना पैसा दिए खाना नहीं खा सकूंगा। रोजगार का यह कायदा नहीं। वाजिब ले वाजिब दे। ऐसा ना होने पर रोजगार नहीं चलता। यह हुक्म ना कीजिएगा ठाकुर जी। अच्छा, तब जैसा ठीक समझो। कृष्णलाल एक बार फिर पाँव की धूल लेकर प्रणाम करके चला गया। गांव में जाकर हजारी ने श्रीचरण घोष का घर ढूंढ निकाला। श्रीचरण घोष घर पर ही था। हजारी को देखकर तुरंत पहचान गया। इन सब जगहों में भूले भटके ही लोग आते हैं, इसी से लोगों के चेहरे बहुत दिनों तक याद रहते हैं। खबर पाकर बहू दौड़ी आई। गले में आंचल डालकर प्रणाम करके बोली, ताऊ जी आपने तो कहा था 2 महीने के अंदर आएंगे, अब तो ढाई बरस हो रहे हैं। इतने दिनों बाद बेटी की याद आई है? याद तो आई बेटी, सावित्री समान हो, अच्छी तरह से तो हो। हाँ, एक तरह से ठीक ही है। कुसुम दीदी से मुलाकात हुई, वह अच्छी तरह से? हाँ अच्छी है, मेरे बारे में उससे कहा था। हजारी मुश्किल में पड़ा। उस बार उसके यहाँ से जाने के बाद उसने बहुत दिनों तक गोपाल नगर में नौकरी की। उसके बाद कितने ही दिन राना घाट जाकर कुसुम से मुलाकात हुई। इसकी बात तक तब क्या उसे याद थी? अरे ठीक से याद नहीं बेटा, कहा था कि नहीं, तरह तरह के कामों में तो फंसा रहता हूँ, हर वक्त हर बात याद नहीं रहती। बूढ़ा भी तो हो गया बेटी। हाँ, बूढ़े नहीं तो क्या हो गए, मेरे फूफा जी से तो आप कितने ही छोटे हैं। अरे किससे? गंगाधर से? हाँ, गंगाधर तो मुझसे कम से कम 16-17 साल बड़ा है। बैठिए ताऊ जी, मैं आपके हाथ पांव धोने के लिए पानी लाऊं। श्रीचरण घोष तंबाकू सजा लाया और हजारी के हाथ में देकर बोला, आप तो दादा ठाकुर बहू माँ बाप के गांव के आदमी हैं। उस बार आपके चले जाने पर हम लोगों को सब मालूम हुआ। बहू माँ ने सब परिचय दिया। हजारी ने कहा कि वह बहू के बाप का गांव का नहीं, बल्कि उसकी बुआ की ससुराल के गांव का आदमी है, और बहू के बाप के घर वालों से उसकी बहुत दिनों तक की जान पहचान है। श्रीचरण ने कहा, दादा ठाकुर हम लोग छोटी जाति के हैं, कहने की तो हिम्मत नहीं होती, लेकिन इस बार जब आपने पैरों की धूल दी है तो 2-4 दिन यहाँ रुक क्यों ना जाइए। बहू माँ की बड़ी इच्छा है कि आप 2 दिन यहाँ ठहरिए, मुझे कहने को कहा है आपसे। हजारी यहाँ रिश्तेदारी का न्योता खाने नहीं आया, यहाँ तक कि आज शाम को ही यहाँ से रवाना हो जाना अच्छा है। 2 बड़े होटलों का काम है, उसके ना रहने से सब गड़बड़ हो जाएगा। नरेन चाहे जितना भी हो काम समझ गया, पर है तो अभी बच्चा। उस पर 2 होटलों की नकदी की जिम्मेदारी डाल देना ठीक नहीं। भोजन बनाते समय बहू ने भी ठीक वही बात की कि इस बार 2 दिन रुकना पड़ेगा। जाने की ऐसी हड़बड़ी क्या है? उस बार ठीक से सेवा यत्न न कर सकने का उन लोगों के मन में दुख है। इस बार वह ऐसा नहीं होने देगी। हजारी ने हंसकर कहा, बेटा उस बार 2 दिन रुक जाने में कोई नुकसान नहीं था, लेकिन इस बार इच्छा होने पर भी वैसा नहीं कर सकता। हजारी की बात के भाव से बहू अवाक होकर उसका मुंह देखती हुई बोली, क्यों ताऊ जी, इस बार क्यों ना रुक सकेंगे? क्या हुआ? याद है उस बार मैंने कहा था मेरे पास नौकरी नहीं, इस बार नौकरी मिल गई है तो मैं समझ गई अच्छा तो है, भगवान ने अच्छा किया। कहाँ ताऊ जी? गोपाल नगर में। ओ, तो इसलिए आप इस रास्ते से पैदल जा रहे थे? ठीक समझा, मेरी बेटी को बहुत अकल है। बहू शर्मीली हंसी हंसकर बोली, इसमें भला बुद्धि की क्या बात है ताऊ जी? अच्छा, तुम हंसियाँ देखकर काटो, जरा उंगलियां कट जाएंगी। अब झींगा मछलियों को धो डालो। गोपाल नगर में कहाँ नौकरी की ताऊ जी? कुंडुओं के यहाँ। वे लोग शायद बहुत बड़े आदमी हैं। बेशक नहीं तो देहात में कोई रसोईया रखता है? बहुत बड़े आदमी हैं। उन लोगों के यहाँ पूजा होती है ताऊ जी? खूब धूमधाम से होती है, बहुत बड़ी मूर्ति बनती है। यात्रा, सत्यनारायण और शनि की कथा। इस बार पूजा के समय आप मुझे ले जाकर दिखा लाएंगे, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हमारे यहाँ बैलगाड़ी है, उसी पर दोनों बाप बेटी चले जाएंगे, देख सुनकर अगले दिन लौट आऊंगी। क्यों, ठीक तो है?
लेकिन ले जरूर जाइएगा, बात पक्की रही। मैं कभी नहीं गई ताऊ जी। वो आपके घर का गांव और ससुराल का गांव, बस मेरा बड़ा मन होता है कि कहीं जाकर देखूं सुनूं, लेकिन मुझे ले जाता कौन, ले जाता है। हजारी के मन में बड़ी ही तकलीफ हुई। इस लड़की को एक बार शहर बाजार दिखलाना ही होगा। उसने समझाकर उसे जो हो सकेगा वह जरूर करेगा, बात पक्की रही। एक बार तंबाकू पीकर उससे कहा, बेटी उन रुपयों की बात तुम्हें याद है? हाँ ताऊ जी, आपको रुपयों की जरूरत है? कितना दे सकोगी? उस समय तो 80 रुपए थे। इन 2 बरसों में 20 एक और रुपए और हो गए हैं। कैसे हुए बेटी? बेटी ने अपना शर्माया हुआ चेहरा झुका कर कहा, आपके दामाद अच्छे आदमी हैं। पिछले साल तंबाकू की खेती में 2 पैसों का मुनाफा कमाया था। उसमें से 20 रुपए मुझे देकर कहा, छोटी बहू रख लो, ये रुपए तुम्हारे हैं। ठीक है, वे सारे रुपए मुझे दे दो, ले जाइए। मैंने तो उस बार भी कहा ही था। अच्छे मन से दे रही हो ना? बहू ने जीभ काट कर कहा, ऐसी बात ना कहिए ताऊ जी, आप मेरे बाप की उम्र के ब्राह्मण देवता हैं। 2 कानी कौड़ियां आपके हाथों में देकर मैं अविश्वास करूं? ऐसी मति भगवान मुझे कभी ना दे। लड़की के सरल विश्वास से हजारी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, ठीक है, दे देना। सूद कितना लोगी? जो आप दे देंगे। हमारे गांव में रुपए पर 2 पैसे का रेट है, मैं वही तुमको दूंगा। हजारी खाने बैठा तो सिर्फ यही सोचता रहा कि कुल 100 रुपए के मूलधन पर वह इस लड़की को मुनाफे का ज्यादा तो नहीं दे सकेगा। वह उसे हिस्सेदार तो जरूर बना लेगा, लेकिन 100 रुपए पर साल में मुनाफे का कितना हिस्सा उसे मिलेगा? हजारी की इच्छा हुई कि वह उसे कुछ और ज्यादा दे। रेलवे होटल के हिस्से में तो और किसी का नाम देने का कोई उपाय नहीं तो बाजार के होटल से वहां की आमदनी ज्यादा होती। खाने के बाद थोड़ी देर आराम करके हजारी रवाना हुए। जाने से पहले बहू ने हजारी को 100 रुपए दे दिए। राना घाट से ही हजारी टिकट लगाकर एक हैंड नोट लेता आया था। उस पर रुपयों की तादाद लिखकर उसने दस्तखत कर दिए। हजारी को लड़की के लिए बड़ी ममता हुई। जाने के समय उसने बार बार कहा, याद रखना बेटी, इस बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हें शहर घुमा लाऊंगा। गोपाल नगर? हाँ, जहां तुम कहो। अब कब आएंगे? देखो, हो सकता है इस बार ज्यादा देर ना हो। यहाँ से बेले बाजार नजदीकी है, 2 कोस के अंदर। हजारी की बड़ी इच्छा हुई कि उस बार बेल बाजार में उसने जिस मोदी दुकान में आश्रय लिया था उससे एक बार भेंट करे। चांदनी रात है, रात के आखिरी पहर में भी अगर बेल बाजार से चलेगा तो 8-9 बजे तक रानाघाट पहुंच जाएगा। बेल बाजार के मोदी ने हजारी को देखकर पहचान लिया। आदर के साथ उसके ठहरने की जगह बना दी। तंबाकू बनाकर ब्राह्मणों के हुक्का का पानी बदलकर हुक्का उसके हाथ में देता हुआ बोला, पीजिए ठाकुर जी। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? उस बार तो आप नौकरी की तलाश में निकले थे। हाँ, उस बार नौकरी मुझे मिल भी गई थी, गोपाल नगर में कुंडू बाबू के यहाँ। ओह, तब तो ठीक है, ठीक है। गोपाल नगर के कुंडू बाबू इस इलाके के नामी आदमी हैं। सुना है आदमी भी बड़े अच्छे हैं। कितनी तनख्वाह देते हैं ठाकुर जी? देते थे 10 रुपये और खाना कपड़ा। छुट्टी लेकर घर जा रहे हैं शायद। अभी गोपाल नगर ही जाएंगे ना? नहीं, अब मैं वहाँ नहीं हूँ। मोदी दुखी होकर बोला, आह, अब वह नौकरी नहीं है तो अब? हजारी ने अपने होटल की सारी कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। दुकानदार पक्का रोजगारी है। इससे यह बात कहने में सुख जानता है, यह जानता है कि रोजगार किसको कहते हैं। रात के 8:30 बज गए। हजारी की बातें सुनकर मोदी उसे दूसरी ही नजर से देखने लगा। उसने आदर के साथ कहा, ठाकुर जी, रात हो गई है, मैं रसोई का इंतजाम किए देता हूँ, लेकिन एक बात है, मेरे दुकान की चीजों के लिए आप एक भी पैसा नहीं दे पाएंगे। ये कैसी बात है? नहीं ठाकुर जी, अब तो आप राह चलते ग्राहक नहीं, मेरी ही तरह रोजगारी हैं, मेरे मित्र हैं। आपने दया करके मेरी दुकान पर पैरों की धूल दी। मुझसे जो हो सकेगा वह विदुर के 2 दाने आप खा जाइए। फिर जब राना घाट में आपके होटल में खाऊंगा आप मुझे खिलाइएगा। हजारी जानता है कि इस इलाके का यही तौर तरीका है। रोजगारी लोगों में में काफी सहानुभूति और आदर इन देहाती इलाकों में अब भी बना हुआ है। रानाघाट जैसी शहरी जगहों में होड़ की आबो हवा ये चीज खत्म हो गई है। रात में दुकानदार ने खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया। घी मैदा ले आया, पूरियां तलकर खानी होगी। हजारी का कोई हील बहाना नहीं चला। जाने कहां से एक रोहू मछली भी ले आया। ताजा परवल, बैगन, लगभग 8 सेर गाढ़ा दूध, बेल बाजार का बढ़िया संदेश। हजारी बेहद शर्मिंदा और संकुचित हो गया। ऐसा जानता तो वह यहाँ आता ही नहीं। बेमतलब बेचारे को सजा देना, और अगर यह बात उससे कही जाए तो बड़ा दुखी होगा। इस तरह की स्वार्थ रहित अतिथि सेवा शहर बाजार में हजारी की नजरों में तो नहीं पड़ी। इन सारे देहाती इलाकों में अब भी
यह बना हुआ है, हो सकता है 2-10 वर्षों में यहाँ भी ना रहे। दूसरे दिन सवेरे हजारी ने दुकानदार से विदा जरूर ली, लेकिन राना घाट न आकर पांव प्यादे गोपाल नगर की ओर चल पड़ा, अपने पुराने मालिक के यहाँ। वहां उसके कपड़ों की एक पोटली आज भी पड़ी हुई है। ले आऊं करके भी नहीं ले आना हो सका। रास्ते में दिन चढ़ाया। रास्ते के किनारे वन जंगलों में घिरे एक छोटे तालाब को देखकर हजारी को याद आया कि इसी के पास वह श्रीनगर शिमला गांव है। हजारी गांव के अंदर गया। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि उस बार उसने जिनके घर आश्रय लिया था उन भले मानस से मिलकर तब आगे बढ़े। बहुत दिनों बाद इस रास्ते से आया है तो उनकी खोज खबर लेना जरूरी है। बिहारी बाड़ूजे घर पर ही थे। इन 2 वर्षों में उनका चेहरा मलेरिया से और भी जर्जर हो गया। माथे के सारे केश सफेद हो गए, सामने के 1-2 दांत भी गिर गए। हजारी को देखकर बाड़ूजे महाशय ने पहचान लिया। देहाती अतिथि सत्कार में कोई कसर नहीं रखते। तुरंत ही हाथ पांव धोने के लिए पानी मंगवा दिया और वह बात भी हजारी को जता दी कि कम से कम इस वक्त रुककर भोजन किए बिना उसके जाने का कोई उपाय नहीं। घर के सामने वाले नारियल के पेड़ से डाब तोड़ने के लिए उसी वक्त पेड़ पर चढ़ने के लिए एक आदमी का भी बंदोबस्त कर दिया। गांव में पहले ही ज्यादा आदमी नहीं थे और इन 2 वर्षों में गांव जैसे और जनशून्य हो गया। हजारी को याद आया, बाड़ूजे महर्षि के घर के उत्तर वाले बांस वन के पार उस बार एक घर गृहस्थ था। इस बार वहां भी सूना खंडर पड़ा हुआ है। बिहारी बाड़ूजी ने कहा, कौन? वह दुलाल ना? नहीं, उनमें से अब कोई नहीं। दुलाल और उसका भाई नेपाल एक ही कार्तिक के महीने में मरे। दुलाल की बहू बाल बच्चों का हाथ पकड़कर बाप के घर चली गई। नेपाल ने तो शादी ही नहीं की थी। इसी से मकान गिर पड़कर पड़ती पड़ गया और सारे गांव की ही यही हालत है। तो आपने तो आने को कहा था, आइए ना। इसी दुलाल के खंडर पर घर बनाइए या चले आइए। रास्ते के किनारे वाली यह जमीन मैं आपको दिए देता हूँ। इस समय हमारे गांव में आदमियों की जरूरत है। आप आइए, मैं आपको धान की खूब अच्छी जमीन दूंगा और आम कटहल का बागीचा। कितना चाहते हैं? पूरब टोले में आम कटहल के बड़े बड़े बागीचों का जंगल पड़ा हुआ है। लोग नहीं है भाई, आम कटहल के बगीचे का भोग कौन करे? आप आइए, मैं आपको 4 बड़े बड़े बगीचे दिए देता हूँ। हमारे गांव की तरह खाने पीने की चीजें का सुख और कहीं नहीं पाइएगा, और इतना सस्ता। दूध कहिए, फलमूल कहिए, मछली कहिए, सब सस्ता है। हजारी ने सोचा, चीजें सस्ती तो होंगी ही, खरीदने वाला आदमी कहाँ है? उसके मन में एक बात उठी कि उसने बिहारी बाड़ू से पूछा, गांव में आदमी नहीं है तो सरसामान कौन तैयार करता है? यहाँ तरी तरकारी दूध। बाड़ूजे महाशय ने कहा, आप बात नहीं समझे। भले आदमी मरे बिलाए जा रहे हैं, लेकिन खेतीहर मजदूरों की बढ़ती हो रही है। शिमला गांव के बाहर मैदान में आप खेतीहर, काउरी और बुनो लोगों को के 100 घर देख पाएंगे। उन लोगों के लिए मलेरिया नहीं है। जितने रोग दोष हैं सब क्या भले आदमियों के लिए ही हैं? एक ही बार में रोग ने टोले के टोले उजाड़ कर रख दिए। बिहारी बाड़ूजे के 4 लड़के हैं। कई साल हुए उन्होंने बड़े लड़के की शादी की। उस लड़के की तंदुरुस्ती इतनी खराब है कि हजारी को लगा, अगर यह लड़का गांव में इसी तरह 2-3 साल बन रहा तो बाड़ूजे मनुष्य की पुत्र वधू के को मांग के सिंदूर और हाथ की चूड़ी की ममता छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उस लड़के के लिए घर छोड़कर कहीं जाने का कोई उपाय नहीं। जगह जमीन, खेती बाड़ी का सारा काम उसे ही देखना होता है। बूढ़े बाड़ूजे महाशय तो एक तरह से अपाहिज ही हो गए हैं। सिर्फ बड़े लड़के का ही भरोसा है। इसके अलावा लड़का कुछ ऐसा लिखना पढ़ना भी नहीं जानता कि बाहर जाकर कमा धमा सके। उसकी विद्या की दौड़ गांव की उच्च प्राथमिक पाठशाला तक ही है। सिर्फ उसी का क्यों, और लड़के बच्चों का भी यही हाल है। फिर भी हजारी ने कहा, बाड़ूजे महाशय, एक बात कहूँ, अगर आप ख्याल ना करें, आपके एक लड़के को मैं राना घाट ले जाकर होटल के काम में लगा दे सकता हूँ। धीरे धीरे वह खासी उन्नति कर सकता है। बिहारी बाबू ने कहा, होटल में भात बेचना नहीं, माफ कीजिएगा, हम लोगों से सब ना होगा। हमारे वंश में यह सब कभी नहीं हुआ। वह काम हम लोगों का नहीं है। और कुछ कहने का साहस हजारी को नहीं हुआ। श्रीनगर शिमला से बाहर जाकर जब वह फिर बड़े रास्ते पर पहुंचा तब पहले की तरह ही उसकी जान में जान आई। ऐसा निरुपद्रव निश्चिंत सुख मौत में शामिल है। यह सुख उससे सहा न जाएगा। गोपाल नगर पहुंचते पहुंचते 5 बज गए। गोपाल नगर में कुंडुओं के यहाँ पहुंचते ही हजारी की बड़ी खातिरदारी हुई। कुंडुओं के बड़े मालिक ने खुश होकर कहा, अरे ये तो हजारी ठाकुर हैं, कहाँ थे इतने दिनों तक? आइए आइए। घर की औरतें भी खुश हुई। हजारी ठाकुर के रांधने के बारे में वे आज भी आपस में बातें करती हैं। आदमी गुनी है, इस बारे में घर के लोगों में मतभेद नहीं। ये लोग हजारी के पुराने मालिक हैं, इसलिए
उसने भी उन लोगों को वाजिब इज्जत देने में कुछ उठा नहीं रखा। बड़े बाबू की स्त्री ने कहा, ठाकुर जी, आप तो 2 दिन की छुट्टी लेकर गए और 2 बरस तक आपका कुछ पता नहीं चला। मामला क्या है? तनख्वाह बाकी थी, वह भी नहीं लेके गए। क्या हो गया था? ये लोग ब्राह्मण का बहुत आदर करते हैं। रसोईया ब्राह्मण के लिए भी उस आदर को प्रकट करने में कृपणता नहीं करते। उस बार मजले मालिक की बेटी निर्मला का विवाह हुआ था। वह ससुराल में थी, तभी हजारी ने वहां की नौकरी छोड़ दी थी। आजकल निर्मला यहाँ आई हुई थी। उसने हजारी के पैरों की धूल लेकर प्रणाम करके कहा, आप तो खूब हैं, ससुराल में आकर मैंने देखा आपका पता ही नहीं। उन्होंने विवाह के दूसरे ही दिन आपके हाथ का खाना खाया था। उन्होंने मुझसे कहा, तुम लोगों के ठाकुर बड़े अच्छे हैं, एक दिन और उनके हाथ का खाना खाए बिना नहीं बनेगा। ओ माँ, आकर देखती हूँ कि कहाँ कौन है। कहाँ थे अब तक? उसी तरह के मांस बनाइए तो एक दिन। अब तो हम लोगों के यहाँ रहिएगा ना। इन लोगों से असली बात कहने में हजारी को तकलीफ मालूम हुई, फिर भी उसने कहा, उसे कहना ही पड़ा। उसने निर्मला से कहा, बेटी, मैं तुमको मांस बनाकर खिला जाऊंगा। 2 दिन तुम्हारे यहाँ रहकर सभी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगा, तब जाऊंगा। सारी बातें सुनकर मालिक बहुत खुश हुए। बोले, राना घाट के प्लेटफार्म का वह नया होटल आपका है? अच्छा अच्छा, हम लोग रोजगारी आदमी हैं ठाकुर जी। हम इतना ही जानते हैं कि नौकरी करके कभी कोई उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति है रोजगार में, फिर वह चाहे जो रोजगार हो। आप अच्छा खाना बनाते हैं, होटल का रोजगार ही आपके लिए ठीक रोजगार है। जिसे जो समझता है या जानता है, आपकी खूब उन्नति होगी। चलते समय उन लोगों ने हजारी को 1 जोड़ा धोती और चादर दी और उसकी जो तनख्वाह बाकी थी वह भी दे दी। हजारी तनख्वाह लेने नहीं आया था, लेकिन ऐसा कहने में उसे शोभा नहीं देता। आदर के साथ हाथ फैलाकर उसने रुपए और कपड़े ले लिए और गोपाल नगर से विदा ली। राना घाट स्टेशन पर उतरते ही नरेन से मुलाकात हुई। उसने पूछा, कहाँ गए थे मामा बाबू? सारे घर के लोग चिंता से परेशान है। कल रेलवे इंस्पेक्टर आया था, हम लोगों का होटल देखकर बहुत खुश होकर गया। स्टेशन की रिपोर्ट बुक में उसने बहुत तारीफ लिखी है। टेम्पी अच्छी? हाँ, कल हम सब लोग टॉकी देखने गए थे मामा जी, मामी, मैं और आशा लता। मामी जी टॉकी देखकर खूब खुश हुई। टेम्पी की बात उसने मामी के मत्थे डालकर चला दिया। एक और बात है मामा जी। क्या? कल आपके घर पर आकर पद्दो महरी बहुत देर तक मामी जी से बात करके गई और कुसुम दीदी ने एक बार आपको मिलने के लिए कहा है। कल वे भी आई थी।